कुंभ का समापन हो गया है, लेकिन आपको बता दें संगम की रेती पर पिछले 45 दिन न केवल 66 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, बल्कि एक साथ तमाम कीर्तिमान भी यहां पर रचे गए। यह आयोजन भीड़ के लिहाज से भी विशाल रहा और व्यवस्थाओं के हिसाब से भी लाजवाब रहा। इस आयोजन को सफल बनाने में करोड़ों करोड़ श्रद्धालुओं की भूमिका रही, तो उतना ही योगदान यहां दिन रात व्यवस्था में जुटे लोगों का भी रहा। इसी वजह से आज महाकुंभ के समापन पर ऐसे नायकों को खुद सीएम योगी ने सम्मानित किया। आज सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ मेला क्षेत्र पहुंचे, जहां पर पहले उन्होंने संगम पर सफाई अभियान में हिस्सा लिया। उसके बाद उन्होंने गंगा की स्तुति की और उसके बाद कुंभ के उन नायकों को सम्मानित किया जो यहां की व्यवस्था के सूत्रधार बने रहे। सफाई कर्मियों से लेकर स्वास्थ्य कर्मियों तक सीएम ने सभी का आभार जताया और लगे हाथ सफाई कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का भी ऐलान कर दिया गया। महाकुंभ जैसे सफल आयोजन पर आज पीएम ने भी एक लंबा लेख लिखा है और कहा है कि ये महाकुंभ भारत की एकता का महाकुंभ साबित हुआ। महाकुंभ के समापन के बाद इसकी सफलता के सूत्रधार रहे लोगों को सम्मानित करने के लिए प्रयागराज में आज खास कार्यक्रम हुआ। यहां सफाई कर्मियों से लेकर स्वास्थ्य कर्मियों तक को सम्मानित करने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। संगम के तट पर सीएम योगी ने पूजा पाठ की और सफाई करते हुए भी दिखे। उन्होंने सफाई कर्मियों के साथ भोजन भी किया और साथ ही साथ उनके लिए विशेष घोषणा भी की। पैंतालीस दिनों के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मेला संपन्न हो चुका है। इस महाकुंभ के सफल आयोजन में सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन समेत तमाम विभागों का अहम योगदान रहा और जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाया, उनका सम्मान तो बनता ही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ इसके लिए विशेष तौर पर महाकुंभ के समापन के एक दिन बाद प्रयागराज पहुंचे। यहाँ पूजा पाठ करने के साथ ही सीएम योगी समेत मंत्रियों ने भी सफाई अभियान में हिस्सा लिया। इस विशेष अवसर पर सीएम योगी ने महाकुंभ के कर्मयोगियों का सम्मान भी किया, जिनमें सफाई कर्मी से लेकर स्वास्थ्य कर्मी तक सभी शामिल रहे। इतने विशाल आयोजन में साफ सफाई का जिम्मा संभालने वाले अपने सम्मान को लेकर कार्यक्रम में बेहद खुश दिखे। खास तौर पर आपको बुलाया गया है, कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आपकी ड्यूटी कहाँ पे थी? सेक्टर 19 में। जी बिल्कुल। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी ये? बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। आपने कितने घंटे ड्यूटी की? ड्यूटी का कोई टाइम नहीं था, कभी नाइट में बुलाते थे, कभी डे में, नाइट डे करना। कितने घंटे की ड्यूटी थी? 24 घंटे। 8 घंटे की ड्यूटी में कोई टाइम नहीं था, कितनी टाइम रात में भी आना पड़ता है। सभी लोगों ने मेहनत किया, अकेले हम ही नहीं, हमारे सफाई कर्मी, सुपरवाइजर, सीआई सब लोग जागते रहे। कार्यक्रम में पहुंचे स्वास्थ्य कर्मी भी अपने सम्मान को लेकर बेहद खुश दिखे। केवल सफाई कर्मचारी नहीं, बल्कि वो स्वास्थ्य कर्मचारी भी जिन्होंने अपनी ड्यूटी, अपनी नौकरी पूरी शिद्दत से की, ड्यूटी शिद्दत से निभाई है, आज उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। आप उनमें से एक हैं। जिम्मेदारी ये थी कोई बीमार ना हो, अगर कोई हो रहा है तो उसे तुरंत उपचार दिया जाए और आज आपको उसी के लिए सम्मानित किया जा रहा है। कैसा लग रहा है? धन्यवाद मैम, अच्छा लग रहा है सम्मान पाने पर। टोटल हम जो पेशेंट देख चुके हैं ओपीडी बेस वो 38,000 के समथिंग। 38,000 हमारे अपने हॉस्पिटल में ओपीडी 38,000 से ऊपर और इंडोर 1,000 के लगभग। देखिए जिम्मेदारी एक तरफ, लेकिन उस जिम्मेदारी को शिद्दत के साथ निभाना, उस जिम्मेदारी को अपना फर्ज समझते हुए निभाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इस अवसर पर सीएम योगी ने प्रयागराज से जुड़े स्वच्छता कर्मियों को अतिरिक्त 10,000 रूपए का बोनस देने का ऐलान भी किया। उन्होंने 8 से 10,000 रूपए पाने वाले स्वच्छता कर्मियों को अप्रैल से बढ़ाकर कम से कम 16,000 रूपए दिए जाने की बात कही। इसके साथ ही सभी सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की भी घोषणा की गई है। इस विशेष अवसर पर सीएम योगी ने सफाई कर्मियों के साथ भोजन भी किया। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ का देश विदेश के 66 करोड़ 30 लाख लोग हिस्सा बने। इस दौरान कई रिकॉर्ड्स भी बने और इसको लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट भी सौंपे गए। सरकार के सभी अधिकारीगण और सभी मंत्रालय इस आयोजन को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्राण प्रण से जुटे थे। रेलवे है, सिविल एविएशन है,
पैरामिलिट्री है, यानी हर विभाग ने अपने स्तर पर इस आयोजन में भरपूर सपोर्ट किया, सहयोग किया। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन मिलने का जिक्र करते हुए सभी विभागों को महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए धन्यवाद किया। महाकुंभ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी की प्रशंसा की। उन्होंने इसके आयोजन को लेकर लिखा, मैं जानता हूँ इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूँ माँ गंगा से, माँ यमुना से, माँ सरस्वती से, हे माँ हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। महा आयोजन का सफल समापन भले हो गया, लेकिन संगम नगरी में आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दिखाई दिए। वही महाकुंभ जहां हर दिन करोड़ों से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है, आज का दृश्य क्या है? तो अगर हम आपको दिखाएं बाएं तरफ, तो आपको इस वक्त दिखेगा बहुत स्कैटर्ड तरीके से ये भीड़ दिखाई देगी। उस तरीके की भीड़ नहीं है जब मुंड ही मुंड यानी सिर ही सिर दिखाई देते थे। संगम नोज पर जरूर थोड़ी भीड़ आपको इस वक्त दिखाई देगी, लेकिन बाकी पूरा मेले क्षेत्र में जो भीड़ है वो स्कैटर्ड है। आप देखिए बाईं तरफ आपको भीड़ आज दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कल भी आए थे वो आज के लिए भी रुके हैं। बहुत सारे लोग जो हर दिन स्नान करने वाले हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो स्नान करना चाहते हैं। संगम नोज पर गाड़ियों से लोग पहुंचने लगे हैं, यानी कि जो बैरिकेटिंग पर भीड़ हुआ करती थी, लोग बैरिकेटिंग के बाहर जिनकी गाड़ियां रोक दी जाती थी, बड़े बड़े पार्किंग में जिन्हें लगाया जाता था, यानी कि अब भीड़ धीरे धीरे सामान्य हो रही है। कुल मिलाकर महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर हर कोई गर्व की अनुभूति कर रहा है। महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज से कुमार अभिषेक, आश्रय श्रीवास्तव, नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो महाकुंभ में 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान था, लेकिन 66 करोड़ लोग यहां पर आए और आस्था की डुबकी सबने लगाई। आपको सीधे लिए चलते हैं प्रयागराज, वहां से हमारी संवाददाता नवजोत जुड़ रही है। तो नवजोत, इतना बड़ा आयोजन जिसके हम सभी साक्षी बने, कुछ लोग वहां जाकर, कुछ लोग यहां से साक्षी बने, ऐसे में बहुत बड़ी एक तरह से कह लीजिए कि जिम्मेदारी भी थी एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि लोगों को दिक्कत ना हो, सुचारू रूप से सब कुछ हो वो भी देखना, लेकिन साफ सफाई उससे भी बड़ी जिम्मेदारी। और आज फलस्वरूप देखिए, हमने देखा सीएम योगी ने वहां पर सम्मानित भी किया लोगों को। आप मौजूद थी वहां पर। बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे। मैं कहूं कि अभी यहां पर हैं और उन्होंने सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, रोडवेज के नाविकों के सबको सम्मानित किया है आज। और आज मुख्यमंत्री ने एक एक का धन्यवाद भी दिया, और ये बहुत जरूरी भी था, क्योंकि एक तरीके से उस चेन को जिस तरीके से मेंटेन किया गया, फिर सभी का योगदान रहा और मुख्यमंत्री द्वारा उनका धन्यवाद करना, ये बहुत बड़ी बात। और पूरे 45 दिन का आयोजन, 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाई, जो कि अभी भी जारी है। एक ग्रुप है रशियन लोगों का जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और ये लोग वहां से आए हैं। थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते हैं, कुछ लोग बहुत नहीं जानते, कोशिश करेंगे बात करने की। So, since how long you been here? Almost 5 days. Yes. You know anything about Prayagraj, Indian culture? Yes, sure. We have 2 cool guides. One of them is Russian and one of them is Indian. So they told us a lot of stories, and we're trying to understand about this culture, to see with our naked eye what's going on here. Yeah. So do you like it? Yeah, we impressive so much because all is so unexpected, so many people, and yeah, we're trying to feel everything about it. Naga Sadhu, they're so impressive. Yeah, guys, yes. So many things which is so unusual for Russian mind, you know. And you are a yoga practitioner, right? Yeah, we have a group, 35 people, so we all do Kundalini yoga, and we have our teacher who is Russian also with us, so yeah. So what do you know about Indian culture or Mahakumbh or Sanatan culture? What do you know about Prayagraj? It's an ancient city which was founded long time ago, and it's a special place where the god Vishnu put this sacred water. And so every 6 or 12 years there is a great festival, Kumbh Mela, and the water becomes holy. So my God, you know everything about that. Navjot, we have perfect guides, and they told us a lot of information about. नवजोत, आज महाकुंभ के समापन के दौरान स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित किया गया।
ऐसे में इनसे जरा वहां पर महाकुंभ में किस तरीके से उन्हें स्वच्छता देखने को मिली उसके बारे में भी बात कीजिएगा। Okay, so now one more question which I want to ask: how do you like the place? Is it clean? How do you like the whole Mela? Oh, well, we came to Kumbh Mela 3 days ago, and we live in ashram, which belongs to. Okay, have you taken the holy dip? Yes. मुश्किल होगा उन्हें उतना समझा पाना, लेकिन यहाँ पर इस तरह से देखिए इन लोगों का आना, और ये एक ग्रुप है, लेकिन आपको बता दें लाखों ग्रुप इस तरह से, यूक्रेन से लोग आए थे, रशियंस वहां से आए थे, और अलग अलग देश और दुनिया के लोग यहाँ पर आए थे। लेकिन अब जो जरा आप दिखाइए हमारे उन लोगों को, क्या वो नायक यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात की जा सकती है जिनको आज सम्मानित किया गया, क्योंकि वो बहुत बड़े नायक है और उनसे बात करना, अगर वो मौजूद है तो वो ज्यादा बेहतर होगा। थैंक यू। देखिए इनका अंदाज, आपने सवाल किया, मैं देती हूँ, लेकिन इनका अंदाज मुझे बड़ा अच्छा लगा। नमस्ते, ये जो नमस्ते वाला अंदाज है ना, वो रशियंस को भी भागे। अब आपने कहा कि वो नायक यहाँ है कि नहीं, देखिए इस वक्त मैं अरेल घाट पर मौजूद हूँ। वो नायक यहाँ पर नहीं, अब से कुछ ही देर पहले 4 बजे हमारे साथ जुड़े थे ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, लेकिन सुबह मैंने सब लोगों से बातचीत की। एक्चुअली मैं आपको सीधे बता देती हूँ, हम कह रहे हैं कि महाकुंभ समाप्त हो चुका है, लेकिन अगर आप यहाँ पर न्यूज पे देखिए, अरेल के ठीक सामने आपको ये तस्वीरें दिखेगी, अच्छी खासी भीड़ वहां पर है। इसलिए आज भले ही मुख्यमंत्री ने इनको सम्मानित किया, लेकिन उनकी ड्यूटी खत्म नहीं हुई है। मैं एक और बात बताऊं कि उन सभी को मैंने कहा कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए, हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं मैडम, ये हमारा ड्यूटी का वक्त है, इसलिए हम अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ सकते हैं। तो अभी फिलहाल भले ही महाकुंभ समाप्त हो गया हो, लेकिन अभी भी सब अपनी अपनी ड्यूटीज पर तैनात हैं। अस्पताल में सेवाएं ठीक वैसे ही चल रही हैं, स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं ठीक वैसे ही लगी हुई हैं, पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी बिल्कुल वैसे दे रहे हैं, नाविक अपनी ड्यूटी उसी तरीके से कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी पे लगा हुआ है, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ श्रद्धालु हैं, चलिए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं इलाहाबाद से हूँ। इलाहाबाद से हैं आपने? डुबकी लगा ली? बहुत अच्छा लगा, मैंने तो बहुत बार नहाया। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत मैंने सुना इलाहाबाद के लोगों ने तो राहत की सांस ली, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी। नहीं, खूब सेवा करी मैंने, कल तक खूब सेवा करी है लोगों की। मैं जॉनसनगंज में बिल्कुल, अब देखिए प्रयाग के लोग भी अब निकल कर आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है, जो हमने तस्वीरें भी देखी, वहां पर लोगों से बात की, तो कई प्रयाग के लोगों ने ये प्रेफर किया था कि जब तक बाहर के लोग आ रहे हैं तब तक वो अपने घरों में रहे, और जब अब लोग गए हैं, भीड़ छटी है, तो तब वो आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो संगम में ही रहते हैं, वही उनका घर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नवजोत, तमाम जानकारी के लिए। तो आप प्रयाग से आपको हम दिखा रहे थे कि इस वक्त भी वहां पर देखिए किस तरह से सफाई कर्मी और तमाम जो और भी दूसरे कर्मचारी हैं, अभी भी अपने काम, अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं, जिन्हें आज सीएम ने सम्मानित किया। तो इस बार महाकुंभ को याद रखने की आपको लेकिन बता दें कि एक नहीं 1000 वजह हैं। एक तो इस महाआयोजन में कई देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा लोग जुटे, दूसरा इतनी भीड़ के बाद भी यहां व्यवस्थाएं बनी रही, हर मिनट यहां लाखों लोग आते गए और जाते गए। इसके अलावा यहां से दुनिया तक ये संदेश भी गया कि कैसे हमारी सनातन परंपराएं युगों युगों से जीवंत हैं। असल में इस बार हुए महाकुंभ में ऐसे तमाम शानदार रिकॉर्ड भी बने। यहाँ आए श्रद्धालुओं और यहाँ 24 घंटे व्यवस्था में जुटे लोगों ने हर नामुमकिन को मुमकिन बनाकर दिखा दिया। अपार जन समुदाय, श्रद्धा का विशाल समंदर, ये दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले की तस्वीरें हैं। प्रयागराज में संगम की रेती पर पूरे 45 दिनों तक चले महाकुंभ की बात न केवल देश बल्कि दुनिया भर में हो रही थी, और ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इसकी खास वजह भी तो है। इस महाकुंभ में दुनिया के सबसे बड़े जनजुटान का रिकॉर्ड बना है, जो अपने आप में अनूठा है। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक 45 दिन तक चले महाकुंभ के दौरान 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम और दूसरे घाटों पर पवित्र डुबकी लगाई। इस तरह साल 2013 में हुए पिछले महाकुंभ के मुकाबले इस महाकुंभ में 5 गुना ज्यादा लोग पहुँचे। महाकुंभ में पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की ये तादाद केवल भारत और चीन को छोड़कर दुनिया के बाकी देशों की आबादी से ज्यादा है। आपको बता दें कि इस महाकुंभ के दौरान पौष पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक 3 अमृत स्नान और 3 महास्नान की तिथियां पड़ी।
इन पावन अवसरों पर सबसे ज्यादा भीड़ मौनी अमावस्या के दिन उमड़ी। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर 8 करोड़ से अधिक लोग यहां स्नान के लिए पहुंचे, जबकि मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी को 3.5 करोड़ लोग स्नान में शामिल हुए। वहीं 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन करीब 3 करोड़ लोगों ने संगम पर पवित्र स्नान किया, जबकि 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन भी करीब 2 करोड़ और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान के लिए पहुंचे। महाकुंभ के पहले दिन यानी 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर करीब 1 करोड़ 75 लाख लोगों ने यहां पवित्र डुबकी लगाई। इस तरह से विशेष स्नान वाले सभी 6 दिन करोड़ों लोग महाकुंभ में उमड़ते दिखे। और कोई भी दिन ऐसा नहीं रहा जब लाखों लोग यहाँ पर डुबकी लगाने नहीं पहुँचे हों। इस मायने में ये महाकुंभ बेमिसाल कहा जाएगा। कुल मिलाकर महाकुंभ का आकर्षण कुछ ऐसा रहा कि 1 फरवरी को दुनिया के 77 देशों के राजनयिकों समेत 118 विशिष्ट विदेशी अतिथि भी इस महा आयोजन का हिस्सा बने। इतना ही नहीं, प्रयागराज में संपन्न हुए 2025 के इस महाकुंभ में और भी कई शानदार रिकॉर्ड बने हैं, जिन्हें तोड़ पाना मुश्किल होगा। महाकुंभ संपन्न होने से 2 दिन पहले 24 फरवरी को संगम तट पर सफाई का रिकॉर्ड बनाया गया। ये विश्व रिकॉर्ड 24 फरवरी को 19,000 सफाई कर्मियों ने एक साथ मिलकर इन सफाई कर्मियों ने 10 किलोमीटर के दायरे में सफाई के काम को अंजाम दिया। वहीं इससे पहले यहाँ पर 14 फरवरी को गंगा नदी की सफाई का भी एक अनूठा रिकॉर्ड बना। 14 फरवरी को 300 सफाई कर्मियों ने एक साथ मिलकर नदी की सफाई की। महाकुंभ का आयोजन इसलिए भी यादगार बन गया है क्योंकि इसकी भव्यता और दिव्यता अनूठी रही है। साधु संतों के सभी 13 अखाड़ों के अलावा देश ही नहीं बल्कि विदेशों के भी कोने कोने से आए सन्यासी और कल्पवासी इस महाकुंभ का हिस्सा बने। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तमाम इंतजाम भी किए गए ताकि अंत तक किसी को कोई खास दिक्कत महसूस न हो और सभी तीर्थयात्री सहूलियत से इस महा आयोजन का भागी बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भले ही आज महाकुंभ का समापन हो गया, बावजूद इसके श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने और स्नान करने का सिलसिला अभी भी जारी है। और देखिए, श्रद्धालुओं की इसी आस्था को देखते हुए प्रशासन ने संगम पर कुछ सुविधाएं बरकरार रखने का फैसला किया है। तो चलिए जानते हैं संगम पर श्रद्धालुओं के लिए अभी कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं। जितनी भव्य शुरुआत हुई उतना ही दिव्य समापन भी। प्रयागराज में आस्था के महाकुंभ का आज औपचारिक समापन हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस शुभ अवसर पर मां गंगा की आरती की और महाकुंभ के कर्मवीरों का सम्मान भी किया। लेकिन औपचारिक समापन के बाद भी प्रयागराज में श्रद्धालुओं के आगमन का सिलसिला निरंतर जारी है। संगम घाट पर आने वाले लोग कुंभ के संपन्न होने के बाद भी संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं की इसी आस्था को देखते हुए प्रशासन ने संगम पर सुविधाएं बरकरार रखने का फैसला लिया है। इस फैसले के तहत संगम के आसपास के क्षेत्रों में चेकर्ड प्लेट्स बिछी रहेंगी। बिजली, शौचालय, पेयजल की सुविधाएं जारी रहेंगी। किला घाट और दूसरे प्रमुख स्थानों पर दुकानें भी लगी रहेंगी। जरूरत के मुताबिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी और संगम के पास पार्किंग की व्यवस्था भी जारी रहेगी। महाकुंभ के समापन के बाद मेला क्षेत्र में हुए कुछ अस्थायी निर्माण को हटाने का काम भी शुरू हो गया है, लेकिन श्रद्धालुओं की सहूलियत से जुड़ी हर जरूरी व्यवस्था पहले की ही तरह जारी रखी गई है। इस फैसले से आने वाले दिनों में भी प्रयागराज पहुंचने वाले भक्त आसानी के साथ संगम में पवित्र डुबकी लगा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम की, जिसकी करवट का असर आज मैदानों तक नजर आ रहा है। दरअसल आज दिल्ली एनसीआर की धूप को बादलों की नजर लग गई है, क्योंकि इसकी वजह पहाड़ों पर हो रही है बर्फबारी को बताया जा रहा है। दरअसल कश्मीर से लेकर हिमाचल के ऊंचे इलाकों पर इस वक्त बर्फ का राज है। आपके सामने पहाड़ों पर बरस रही बर्फ से जुड़ी ये 7 तस्वीरें हैं। चंबा, मनाली, गुरेज के साथ गांदरबल और सोनमर्ग में जमकर बर्फबारी हो रही है। द्रास सेक्टर भी इस वक्त पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि इस कदर बर्फबारी को पश्चिमी विक्षोभ का असर बताया जा रहा है, लेकिन
मार्च और जाती हुई फरवरी के बीच मौसम का ये मिजाज लोगों को खूब लुभा रहा है। देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर हिमाचल प्रदेश में देखा जा रहा है और यहां भी ऊंचे इलाकों में जोरदार बर्फबारी ने खासतौर से मनाली और लाहौल स्पीति की रंगत बदल दी है। जहां मनाली के निचले इलाकों में लगातार बारिश का दौर है, तो लाहौल स्पीति में 2 से 3 फीट तक बर्फ गिर रही है, जिससे कि यहां आवाजाही पर असर पड़ा है। और देखिए, बर्फबारी का असर यहां तमाम इलाकों में भी नजर आ रहा है। बर्फबारी के मद्देनजर लाहौल स्पीति प्रशासन ने सभी स्कूलों को 1 दिन के लिए बंद रखा है। इस बीच खबर है कि अटल टनल में बर्फबारी के चलते वाहनों की आवाजाही बंद है। फिलहाल अभी मनाली से सोलंग नाला तक की गाड़ियां की आवाजाही है। वहीं जम्मू कश्मीर में तो ऊंचे इलाकों में बर्फबारी का आलम यह है कि चारों तरफ बर्फ के सिवाय कुछ और नजर नहीं आ रहा है। दरअसल गुलमर्ग में अब ये तस्वीर आप देखिए, 2 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है और इस बीच अपना रास्ता बनाती ये बच्ची किस तरह से एक छोर से दूसरी छोर पहुंचती नजर आ रही है। जाहिर है ऊंची जगहों पर जब बर्फबारी होती है, तापमान गिर जाता है तो ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा कम ही रहता है। ऐसे में रोजमर्रा के कामों को करने के लिए लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो उनके सामने बर्फीले रास्ते चुनौती बनकर खड़े हैं। फिलहाल तो गुलमर्ग में बर्फ के आगोश में समाये घर, दुकान कश्मीर के बीच ऊंचे इलाकों की मौजूदा मौसमी हालात को बयां कर रही है। पूरे जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और बारिश से क्या हालात बने हुए हैं, आपको दिखाते हैं। मार्च महीने का लगभग आगाज हो रहा है। ऐसे में पूरे जम्मू कश्मीर में जोरदार बर्फबारी और बारिश का ये दौर यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी राहत देता नजर आ रहा है। ये पानी और बर्फ आने वाले समय में पानी की कमी न होने देने का संकेत दे रहे हैं। गुलमर्ग की ये तस्वीरें हैं, आप जहाँ देखेंगे बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सैलानियों को रोमांचित भी कर रही है। खूबसूरत बर्फबारी का नजारा घाटी के गांदरबल और दूसरे इलाकों का भी है। इस बदले बदले मौसम से पर्यटक और स्थानीय लोग काफी खुश हैं। फरवरी के एंडिंग में लोगों को एक उम्मीद सी जागी है, जो एक बहुत बड़ा स्पेल रिसेंटली जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया था कि एक बड़ा स्पेल होने वाला है, सो दिख रहा है आज। तो आज के डेट में द्रास के अंदर लगभग 1.5 से 2 फुट जो बर्फ़ है वो अकमलेट हो चुकी है। तो और भी होप की और भी इसमें थोड़ा सा इजाफा होगा ताकि आने वाले डेट में समर्स में लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ज़्यादा पड़ रहा है। अच्छा है? अच्छा है ना। अच्छा, किस लिए फायदा है? पानी के लिए, आबादी के लिए, दरख्तों पौधों के लिए। तो खुश है आप? हाँ, खुश है ना। उधर लद्दाख में भी भारी बर्फबारी होने से कई फीट तक बर्फ जमी नजर आ रही है। खासकर कारगिल में तो पेड़, गाड़ियां, सड़कें जहां आप नजर डालेंगे हर जगह बर्फ की सफेदी छाई हुई है। खबरों के मुताबिक सबसे भारी बर्फबारी गुरेज और द्रास में हुई है। यहां करीब 2 से 3 फीट बर्फ पड़ी है। वहीं राजधानी श्रीनगर हो, राजौरी या डोडा, इन तीनों जगहों पर भारी बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और मौसम बेहद सुहाना हो गया है। अगर कश्मीर के कई इलाकों की बात करें जहां पर पहाड़ों पर 1 से 2 फुट बर्फबारी हुई है, वहीं पर लद्दाख और करगिल के इलाकों में, द्रास और उसके आसपास इलाकों में 2 से 3 फुट बर्फ अभी जमा हो चुकी है और लगातार बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल 2 दिन तक कश्मीर में मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा।
इस ताज़ा बर्फबारी और बारिश के बाद जहां तापमान में गिरावट आई है, वहीं पर भारी बर्फबारी के चलते श्रीनगर करगिल राजमार्ग भी यातायात के लिए बंद हो गया है और साथ ही साथ गुरेज को जाने वाली सड़क भी बंद हो गई है। टंगडार जाने वाली जो सड़क है वो भी ताज़ा बर्फबारी के बाद अब यातायात के लिए बंद कर दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कम से कम 3 दिन तक बना रहेगा, फिर थोड़ा सा मौसम में बेहतरी का जो है अंदाज बनेगा और उसके बाद फिर मौसम इसी तरह करवट बदल सकता है। फिलहाल तो ताजा बर्फबारी के बाद श्रीनगर करगिल हाईवे और मुगल रोड यातायात के लिए बंद है। जम्मू कश्मीर के लगभग सभी जिलों में मौसमी चुनौतियों को मॉनिटरिंग करने के लिए कंट्रोल रूम एक्टिव किए गए हैं। वहीं गुलमर्ग में सैलानियों की हिफाजत को ध्यान में रखते हुए गंडोला सेवाएं भी कुछ समय के लिए रोक दी गई हैं, क्योंकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 28 फरवरी तक पूरी घाटी में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा, जिसको लेकर येलो अलर्ट दिया गया है। आने वाले दिनों में पहाड़ी इलाकों में बर्फीले तूफानों का खतरा बना रहेगा, इसलिए एवलांच प्रोन एरियाज जो हैं, जहां पर बर्फीले तूफान आते हैं, वहां पर लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। अशरफानी, श्रीनगर। देखिए, पहाड़ों पर मौसम के कैसे हालात हैं इसकी तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन उस बारिश और बर्फबारी का असर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में नजर आ रहा है। यहाँ भी कई इलाकों में तेज बूंदाबांदी और हवाओं के चलने से मौसम काफी खुशनुमा हो गया है। तो चलिए, राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम कैसा बना हुआ है और अगले 1-2 दिन कैसा मौसम रहने वाला है, इससे रिपोर्ट में जानते हैं। गुरुवार की सुबह दिल्ली एनसीआर में मौसम बदला बदला नजर आया। बूंदाबांदी और हवाएं यहां के मौसम को खुशनुमा करती नजर आईं। मौसम ने अचानक से एक बार करवट ली है और जिससे मौसम बेहद ही सुहाना हो गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से सुबह से ही बादल जो है वो इसी तरीके से छाए हुए हैं, धूप बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है और जिसकी वजह से तेज हवाएं भी है, लोगों को राहत मिली है। तो दिल्ली एनसीआर के लिए गुड न्यूज, अगले 2 दिनों तक मौसम इसी तरीके से रहने वाला है। लेकिन इस सुहाने मौसम से पहले फरवरी का पूरा महीना ही सामान्य से ज्यादा गर्म और शुष्क रहा। जाते जाते फरवरी के तापमान ने 74 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज फरवरी महीने का अब तक का उच्चतम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। हालांकि गुरुवार सुबह से ही मौसम ने करवट भी ली और आंधी के साथ बूंदाबांदी हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत के कई इलाकों में आंधी के साथ बारिश और बर्फबारी हो रही है। ये एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो प्रभाव कर रहा है पिछले 1-2 दिन से। इससे पहले वेस्टर्न हिमालय रीजन में था और कल से जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया प्लेन्स पे भी इम्पैक्ट कर रहा है। जो देखिए सारा का सारा रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया पाकिस्तान एरिया क्लाउड से भरा हुआ है। तो इसके कारण हमारा अनुमान ये है कि आने वाले 2 या 3 दिन हिमालयस में वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, जहां भी आज और कल हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी होता रहेगा। फिलहाल तो दिल्ली और आसपास जिस तरह से आसमान में बादलों ने डेरा जमाया हुआ है, ऐसे में मौसम का ये मिजाज अगले 2 दिन तक बने रहने के आसार हैं। से मौसम विभाग का अनुमान है कि 3 दिन तक यूं ही मौसम रहेगा, इसलिए ऑरेंज अलर्ट भी जो है आप देख सकते हैं पहाड़ी राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैदानी इलाकों में भी हल्की फुल्की बारिश जो है वो दिल्ली एनसीआर में भी 2 दिनों तक जो है देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि आज और कल जो है मौसम बेहद सुहाना रहने वाला है। साथ ही साथ एक और पश्चिमी विक्षोभ जो है वो 2 मार्च के करीब आएगा, जिससे फिर लोगों को एक बार और राहत मिल सकती है। कैमरा पर्सन कुछ बिहारी के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। देखिए, कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में पिछले दिनों मां ज्वाला के साथ छोड़े गए उसके 4 शावकों को अब खुले जंगल में आजादी रास आ रही है। और देखिए, यही वजह है कि मां के साथ उसके चारों शावक ओपन रेंज में खूब फर्राटा भर रहे हैं। पार्क प्रबंधक ने इस चीता परिवार की एक तस्वीर जारी की है, देखिए।
कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में मादा चीता ज्वाला अपने 4 शावकों के साथ सैर सपाटे पर निकली। माँ ज्वाला के साथ चारों शावकों की ये मस्ती बताने के लिए काफी है कि आजादी इन्हें रास आ रही है। कूनो पार्क प्रबंधन ने इस चीता परिवार की तस्वीर जारी की है। तस्वीर में ज्वाला अपने शावकों के साथ कूनो नदी में अटखेलियां करती नजर आई। ज्वाला ने रिलीज के दूसरे ही दिन अपने शावकों के साथ चीतल का शिकार किया। ये शिकार शावकों के लिए ट्रेनिंग का हिस्सा है। कूनो पार्क के डीएफओ के मुताबिक मादा चीता अपने शावकों के साथ ओपन रेंज में सहज व्यवहार कर रही है। चीता मॉनिटरिंग टीम भी इन पर नजर रखे है। इन शावकों के व्यवहार का बारीकी से अध्ययन कर रही है, क्योंकि इनकी गतिविधियों के आधार पर ही बाकी शावकों को खुले जंगल में छोड़ने का निर्णय लिया जाएगा। बताया जाता है कि चीता शावक आमतौर पर 16 महीने तक अपनी मां के साथ ही रहते हैं। ये चारों शावक अभी 13 महीने के हैं, लेकिन खुले जंगल में आते ही ये भारतीय चीता शावक मां के साथ शिकार करते नजर आ रहे हैं। इन 4 शावकों में 2 नर और 2 मादा हैं। उम्मीद की जा रही है कि चारों जल्द ही मादा चीता ज्वाला से अलग अपनी टेरिटरी बना लेंगे। भारत के जंगलों को चीतों से दोबारा गुलजार करने के मकसद से 2 साल पहले प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से आए 20 चीतों को 2 चरणों में कूनो नेशनल पार्क में लाया गया। अब यहाँ वक्त के साथ चीतों की संख्या भी बढ़ रही है। फिलहाल कूनो के खुले जंगल में कुल 12 चीते विचरण कर रहे हैं। इनमें आग, वायु और धीरा अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं। मादा चीता आशा भी अपने शावकों से दूर स्वतंत्र रूप से विचरण कर रही है। तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि ज्वाला के शावक जंगल में सक्रिय और मां की निगरानी में खूब मस्ती कर रहे हैं। श्योपुर से खेमराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपने कोविड के दौरान ट्रेन के डिब्बों में इलाज की सुविधा के बारे में तो सुना होगा। आपने रेलवे की उस लाइफ लाइन एक्सप्रेस के बारे में भी सुना होगा, जिसे बरसों पहले शुरू किया गया था ताकि दूर दराज के इलाकों में मेडिकल सुविधा मुहैया कराई जा सके। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मोबाइल अस्पताल की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो रेलवे कर्मचारियों के लिए बनाया गया है। दूर दराज इलाकों में रहने वाले रेल कर्मचारियों और उनके परिवार वालों की चिकित्सा जरूरत को ध्यान में रखते हुए मध्य रेलवे प्रशासन ने ये अहम पहल उठाई है। बाहर से देखने में ये रेलवे का कोच भले ही लग रहा है, लेकिन असल में इसके अंदर पूरा का पूरा एक अस्पताल है। ये वो हॉस्पिटल ऑन व्हील्स है जिसे सेंट्रल रेलवे के भुसावल डिवीजन की ओर से चलाया जा रहा है। ट्रेन के बेकार एसी कोच रुद्रा को सफर के इस्तेमाल से हटाकर अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। खास बात यह है कि इसमें वो तमाम सुविधाएं मौजूद हैं जो किसी छोटे अस्पताल में होती हैं। रेल अस्पताल ये अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। जैसा कि ये पहला कंपार्टमेंट बनाया गया ईसीजी, जिस किसी भी मरीज के लिए ईसीजी के लिए जांच करनी हो तो यहाँ पे एक अद्ययावत सुविधा बनाई गई है जिसे लेटाकर ईसीजी लिया जा सकता है। उसी तरह से एक एक कंपार्टमेंट एक काफी अच्छे फर्निश किए हुए एक रेलवे के डिब्बे में आप देख सकते हो। हमारे साथ एक फर्स्ट नंबर का कंपार्टमेंट है जहां बाल चिकित्सा होती है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कुछ भी छोटे मोटे कुछ भी विषय में चेकअप किया जाता है। चलते फिरते अस्पताल में ये देख सकते हैं आप कि एक कुर्सी रखी है लेटने के लिए। वहाँ पे एक बेंचेस बनाए गए हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स उनकी कंसल्टिंग करते हैं। रेलगाड़ी के डिब्बे में ये चलता फिरता अस्पताल सेंट्रल रेलवे के इस डिवीजन के दूर दराज के इलाकों में काम करने वाले उन कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है जो रेलवे के डिविजनल हॉस्पिटल में इलाज के लिए जा नहीं पाते। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग ने ये हॉस्पिटल ऑन व्हील बनाया है ताकि जो हमारे स्टाफ है उनकी फैमिलीज को हम मेडिकल हेल्थ एट द डोर स्टेप प्रोवाइड कर सके। इस पे हमारे डिविजनल हॉस्पिटल के ही रेलवेज के ही डॉक्टर्स जाते हैं, पूरा एक दिन का कैंप करते हैं। हम ये फोर्टनाइट कैंप्स होल्ड करते हैं, यानी कि महीने में 2 बार रुद्रा जाती है, 2 अलग अलग स्टेशनों पे जाती है। आसपास के भी स्टेशन की जो रेलवे फैमिलीज होती हैं वो आ जाती हैं कैंप में
और हम इसको सुबह से लेकर शाम तक के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। इस मोबाइल रेलवे अस्पताल में मरीजों की जांच पड़ताल और देखभाल के लिए सभी जरूरी इंतजाम मौजूद हैं। एक तीसरा कंपार्टमेंट है गायनिक कंपार्टमेंट। आप हमारे साथ आकर अंदर देख सकते हो कि यहाँ पर एक मरीज के लिए जो लेडीज की चिकित्सा होती है उनके चेकअप किया जाता है। रेलवे के भुसावल डिवीजन में 15,000 कर्मचारी हैं जो अपने परिजनों समेत इस हॉस्पिटल ऑन व्हील्स का लाभ उठा सकते हैं। रेलवे की ओर से हॉस्पिटल ऑन व्हील्स का कॉन्सेप्ट नया तो नहीं है, लेकिन भुसावल में जिस तरीके से इसे लागू किया गया है वो सीमित संसाधनों के बेहतरीन उपयोग की मिसाल जरूर पेश कर रहा है। जलगांव से मनीष जोग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सपना हर किसी का पूरा होता है, बस मेहनत करते रहिए। लेकिन मेहनत में भी ईमानदारी जरूरी है भाई, क्योंकि उस मेहनत का रंग जल्दी हल्का नहीं होता। इसलिए काबिलियत के रंगों से भरे सपनों की उड़ान भरें और कामयाबी पाएं। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बातें सभी ने की है, और ये इसलिए ताकि आपकी वो कामयाबी दूसरों के लिए मिसाल बने, इसलिए भी जरूरी है। इसी उम्मीद के साथ आपकी शाम और सुबह बेहतर गुजरे। कल शाम फिर आपसे मुलाकात होगी चाय पर चर्चा में, ढेर सारी खबरें गर्मा गर्म चाय के साथ। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।